यह कहानी एक पोस्ट एपोकैलिप्टिक वर्ल्ड की है। मरु नाम का एक लड़का है जो अपने आप को बहुत ही अगली और लूजर समझता है। उसकी एक फीमेल बॉडीगार्ड है कोको, जो उसकी हिफाजत करती है लेकिन उसके साथ सोने से साफ इनकार कर देती है। भले ही मरु आसपास के आखिरी लड़कों में से एक है। दोनों हेवन नाम की एक जगह की तलाश में जापान की खाली पड़ी सड़कों पर निकलते हैं। एक दिन वे एक ऐसे अबैंडन्ड हाउस में घुस जाते हैं जो बहुत ही फैंसी और सप्लाई से भरा हुआ है। मरु कुको को किचन में खाना बनाने के लिए भेज देता है। कुको बाहर उगी हुई कुछ वीट से कुछ खाने लायक चीज बनाने की कोशिश करती है, लेकिन वह चीज बिटर हो जाती है और उससे हाय जैसा महसूस नहीं होता। फिर भी मरु उसे जबरदस्ती खा लेता है क्योंकि वह एक स्वॉलोअर है, स्पिटर नहीं। बाद में उसी रात जब वे घर में ही रुकने का फैसला करते हैं, मरु देखता है कि कुको दो लड़कों की एक तस्वीर देख रही है जो उससे कहीं ज्यादा हैंडसम है। इससे उसे बहुत जेलसी होती है। कुको उसे समझाती है कि उनमें से एक वह शख्स है जिसे वह ढूंढ रही है और दूसरा बस एक दोस्त है। बिल्कुल वही बात जो मेरी एक्स ने मुझसे कही थी जब उसने मुझे छोड़ दिया था। अगले दिन वे दोनों रेलवे ट्रैक्स का पीछा करते हैं ताकि दूसरे लोग मिल सके और उनकी रहस्यमयी मंजिल के बारे में और जानकारी मिल सके। अचानक कुछ अगली ओल्ड मैन उन पर हमला कर देते हैं, जो लंबे समय बाद दो लड़कियों को देखकर इतने एक्साइटेड हो जाते हैं कि उनके पैंट गीले हो जाते हैं। मरु खुलासा करता है कि वह एक लड़का है, लेकिन वो अगली बदमाश इतने डेस्परेट डाउन बैड है कि वो अपने फ्यूचर जेल टाइम के लिए उस पर प्रैक्टिस करने को तैयार है। कुको एक गन निकालती है और एक ट्रू अमेरिकन की तरह शूट करने की धमकी देती है, जिससे वे आदमी पीछे हट जाते हैं। लेकिन उनमें से सबसे बदसूरत आदमी गौर से देखता है और पता लगाता है कि गन फेक लग रही है। कुको गन को छुपा लेती है, जिससे उन्हें लगता है कि वो बस दिखावा ब्लफिंग कर रही है। इसी पॉइंट पर वह मरु को भागने के लिए चिल्लाती है। वह तुरंत एक लंबी फेंस पर चढ़ने लगती है, जिससे वे आदमी अपने वेपन्स के साथ उनकी तरफ दौड़ पड़ते हैं। पहला आदमी अपना क्रोबार मरु के सिर पर स्विंग करता है, लेकिन वह आखिरी सेकंड में उसे डॉज कर लेता है और उसकी ग्रॉन में लात मारता है। वह उस आदमी की बाह पकड़ लेता है और उसकी वाट लगा देता है। फिर फेंस पर चढ़ जाता है और खुद को दोबारा क्रोबार वाले आदमी पर फेंक देता है। उसी मोमेंट कुको अपनी गन से एक टेलीफोन पोल पर गोली चलाती है, जो कांटेक्ट के पॉइंट पर तुरंत पिघल जाती है और दूसरे आदमियों के बगल में गिर जाती है। वह गन उनकी तरफ तानती है और धमकी देती है कि अगर उन्होंने हेवन नाम की जगह के बारे में सब कुछ नहीं बताया तो वह उन्हें कोरियन बीबीक्यू बना देगी। वे लोग उन दोनों को अपने शेल्टर में ले जाते हैं, जो कभी एक हॉस्पिटल हुआ करता था। कुको वहाँ एक जनरेटर देखकर राहत महसूस करती है और उनसे रिक्वेस्ट करती है कि उसे एक बैटरी चार्ज करने के लिए यूज करने दे। वे पहले तो मना कर देते हैं, लेकिन गन की नोक पर जल्दी ही मान जाते हैं। हेवन के बारे में किसी ने कुछ नहीं सुना होता जब तक कि हेलमेट वाला आदमी एक मैप लेकर नहीं आता और कहता है कि उसे टोमेटो हेवन नाम की जगह के बारे में पता है। एक बार बैटरी चार्ज हो जाने के बाद मरु और कुको उन आदमियों को थैंक यू कहते हैं और खुलासा करते हैं कि बैटरी गन के लिए थी, जिससे वो डम्बास गुस्से से भर जाते हैं कि उन्हें मदद करने के लिए फूल बनाया गया। वहीं कहीं और एक अननोन जगह में टोक्यो नाम की एक यंग लड़की स्कूल जाती है, जहां उसके साथ एक सरप्राइज मैथ टेस्ट होता है। वह घबरा जाती है क्योंकि उसने पढ़ाई नहीं की है और टीचर इस बार एक रोबोट है, इसलिए वह अपने गुड ग्रेड्स वैसे नहीं ले सकती जैसे वो यूजुअली लेती है। जब वह क्वेश्चंस पर डूडल कर रही होती है तो उसे स्क्रीन पर एक ग्लिच दिखाई देता है और एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन सामने आता है, जिसमें लिखा होता है, क्या तुम आउटसाइड के बाहर जाना चाहती हो? एग्जाम के बाद वह अपनी दोस्त मिमिमी के पास जाती है और उसे इस स्ट्रेंज इंसिडेंट के बारे में बताती है। मिमिमी, जो एक अटैक ऑन टाइटन फैन है, उसे उनकी एनक्लोज्ड स्कूल के चारों ओर बनी वॉल्स पर ले जाती है और कहती है कि उसे हमेशा से यकीन था कि वॉल्स के बाहर एक पूरी दूसरी दुनिया है। वह दावा करती है कि जब वह बियॉन्ड की कल्पना करती है तो उसे दो लोग दिखते हैं जो उसकी मदद करते हैं, जिनमें से एक टोक्यो जैसी दिखती है। बाद में उसी रात टोक्यो बाहर टहलने जाती है क्योंकि उसके सिर में बहुत सारे थॉट्स घूम रहे होते हैं और सोना मुश्किल हो रहा होता है। स्कूल का डायरेक्टर उसे पाता है और पूछता है कि क्या हुआ, जिस पर टोक्यो पूछती है कि क्या स्कूल के बाहर कोई दुनिया है, यह जानते हुए कि वह जल्दी या बाद में पता लगा ही लेगी। डायरेक्टर खुलासा करता है कि एक दुनिया है हॉरर्स से भरी हुई, जिसे वे
हेल कहते हैं। इसी बीच मरु और कुको डेजर्टेड कंट्रीसाइड से होकर टोमेटो हेवन की तरफ जा रहे होते हैं, लेकिन कुको बिना ब्रेक लिए आगे बढ़ने के लिए टू एग्जॉस्टेड होती है। लकीली उनकी मुलाकात एक इन से होती है जो अभी भी एक स्वीट वुमन द्वारा चलाई जा रही है। वह खुशी से बहुत कम पैसे और AA बैटरीज के एक सेट के बदले में उन्हें लॉजिंग देने के लिए अग्री कर जाती है। कुको उसे पहले वाली दोनों लड़कों की फोटोज दिखाती है और पूछती है कि क्या वे यहाँ आए थे, यह बताते हुए कि यंगर वाले का नाम रॉबिन है और वह ओल्डर डी का नाम नहीं जानती क्योंकि उसे केवल डैडी कहने की अलाउड थी। सैडली ओनर न तो उन्हें पहचानती है और न ही अपने गेस्ट रिकॉर्ड्स में उन्हें ढूंढ पाती है। उसके बाद वे लोग आराम करते हैं और पीस में फ्रेश अप करते हैं, जबकि ओनर उनके लिए एक हॉट स्ट्यू बनाती है। मरु एक गन केस देखता है और उसके बारे में पूछता है, जिस पर वह जवाब देती है कि वह इसे रखती है क्योंकि इस एरिया में एक मॉन्स्टर मंडराता है और उन्हें रात में बाहर नहीं घूमना चाहिए। दोनों इमीडिएटली सतर्क हो जाते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या वह मैनीटर की बात कर रही है, जो ऐसे क्रीचर्स हैं जिनके फेसेस इंडिस्क्राइबेबल होते हैं और वो लोगों को खाते हैं। मरु अपनी गन की मदद से उसे मारने की पेशकश करता है, लेकिन ओनर अचानक वेरी टेंस लगने लगती है और क्वाइटली चली जाती है। बाद में शाम को वह उन्हें डिलिशियस बोर स्ट्यू परोसती है, जिसे वो ग्रेटफुली खाते हैं, जबकि वह उनसे पूछती है कि वे कहां से आए हैं। कुको जवाब देती है कि वह ओरिजिनली टोक्यो से है और वह केवल मरु के साथ इसलिए है क्योंकि उसके एम्प्लॉयर ने उसे उसकी ट्रैवल्स के दौरान उसकी बॉडीगार्ड बनने का जॉब दिया था। वह उसे बिना किसी रीजन के रिजेक्ट करते रहने से इतना टायर्ड हो जाता है कि वह उसे साइलेंट ट्रीटमेंट देने लगता है और अपना फ्यूटन उससे दूर कर लेता है। वह पता लगाने की कोशिश करती है कि क्या हुआ, लेकिन तब तक वह साउंड अस्लीप हो चुका होता है। जैसे ही वह लाइट स्विच ऑफ करती है, ड्राउजीनेस की एक वेव उसे अपने पैरों से उड़ा ले जाती है और वह अपने बेड पर कोलैप्स हो जाती है। वह अपनी डीप स्लीप से तब जागती है जब उसे विंडो के बाहर मल्टीपल आइज उसे घूरती हुई दिखाई देती है। वह नर्वसली गन के लिए पहुंचती है, लेकिन वह एक इंस्टेंट में गायब हो जाती है। मरु बहुत डिफिकल्टी के साथ जागता है और कुको को आगे लीड करने देता है, जो गेस करती है कि ओनर ने उन्हें सुलाने के लिए उनके खाने में कुछ ड्रग्स डाल दिए थे। वे लोग इनके बाहर उससे टकराते हैं, जहां वह अपनी राइफल अंधेरे में ताने हुए है। वह अर्जेंटली उन्हें अंदर वापस जाने के लिए कहती है, लेकिन मरु उसे कॉन्विंस करने की कोशिश करता है कि वे उसके लिए मैनीटर को मार सकते हैं। उसी मोमेंट उसकी फ्लैशलाइट की रोशनी एक शैडो को उनके ऊपर से जिप करते हुए और एक ब्रोकन डाउन कार के पीछे लैंड करते हुए पकड़ती है। बीस्ट का पता खो देने के बाद वह और कुको एक दूसरे की पीठ करके अपनी फ्लैशलाइट्स के साथ चक्कर लगाने लगते हैं। अचानक एक ब्लू लाइट उनकी तरफ जूम करती है और लगभग कुको से टकरा जाती है। वे खुद को एक जायंट वियर्ड मॉन्स्टर के सामने पाते हैं, जिसका स्टार शेप्ड फेस है। मरु उस पर एक बैरल फेंकता है, लेकिन वह नाइटमेयर बर्ड के पास आने से पहले ही डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिससे उसे रियलाइज होता है कि उसके लंबे विप-लाइक पार्ट्स हैं। वह फ्लैशलाइट्स के बीम से दूर हट जाता है और सीधे उसकी तरफ दौड़ता है, लेकिन कुको लकीली उसे समय रहते पुश कर देती है। विप्स इंस्टेड कार को स्ट्राइक करते हैं, जिससे वह एक्सप्लोड हो जाता है। जब बीस्ट ब्लास्ट से रिकवर कर रहा होता है, मरु कुको को बताता है कि मैनीटर की प्रत्येक बाह पर 3 विप्स हैं, जिनसे उन्हें छुटकारा पाना होगा ताकि वह उसे मारने के लिए काफी क्लोज आ सके। जब वे आर्ग्यू कर रहे होते हैं कि पहले कौन जाएगा, बीस्ट उन्हें उनकी हाइडिंग प्लेस में कॉर्नर करके उनके लिए गाइड कर देता है। वे अपनी जान बचाकर भागते हैं जब तक कि कुको एक टर्निंग नहीं ढूंढ लेती, जहां वे अपनी डायरेक्शन बदल लेते हैं, जिससे उसे मौका मिलता है टर्न अराउंड करने का और अपनी गन से एक परफेक्ट शॉट लगाने का, जो बीस्ट की एक बाह और एक विंग को डिस्ट्रॉय कर देता है। अगला, मरु टॉर्च को ऑन और ऑफ करके अगली टर्की को अट्रैक्ट करता है, जबकि कुको एक ट्रक के पीछे छुपकर उस पर दूसरा शॉट लगाने की कोशिश करती है। जैसे ही वह धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा होता है, वह अपना दूसरा शॉट एम करती है, लेकिन जैसे ही वह ट्रिगर दबाने वाली होती है, ओनर उसे पकड़ लेती है, जिससे उसका शॉट मिस हो जाता है। वह क्विकली दूसरा शॉट रेडी करती है, लेकिन गन फायर नहीं करती। ओनर बीस्ट की तरफ भागती है, मानो उसकी रक्षा करने के लिए, और उन्हें स्टॉप करने के लिए चिल्लाती है क्योंकि बीस्ट उसका बेटा है। वह एक्सप्लेन करती है कि उसके बेटे को मॉन्स्टर ने खा लिया था, लेकिन उसके बाद उसने उसके शरीर पर कब्जा कर लिया। कुको उसे उसके डिल्यूजन से बाहर निकालने की कोशिश करती है, लेकिन
लेकिन ओना इंसिस्ट करती है कि मॉन्स्टर उसकी रक्षा करता है और उसने पास्ट में भी उसे बचाया है जब उस पर हमला हुआ था। मरु के सरप्राइज के लिए कुको उस पर बिलीव करने का डिसाइड करती है और वे देखते हैं कि कैसे वह जेंटली मॉन्स्टर के फेस को पकड़ती है। कुछ देर के लिए ऐसा लगता है कि वे एक दूसरे को समझते हैं, लेकिन अचानक बीस्ट अपनी विप्स छोड़ता है और इंस्टेंटली उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। कुको कामली बताती है कि बीस्ट अपनी विप्स केवल वन डायरेक्शन में ही स्विंग कर सकता है, इसलिए उसके अटैक्स के बीच में एक पॉज होता है। मरु इस बात से डिस्टर्ब्ड होता है कि एक ह्यूमन को खाते हुए देखकर वह इतनी अनबोदर्ड कैसे है, लेकिन उसके गाल पर एक आंसू गिरता देखकर चुप हो जाता है। वह एक चैट की तरह उसे पहुंच देता है और कहता है कि अब वह उसे मारेगा। वह स्लोली उसकी तरफ बढ़ता है जब तक कि बीस्ट अपना डिनर खत्म नहीं कर लेता और अपनी विप उसकी तरफ स्विंग नहीं कर देता। उसके बाद वह उसकी तरफ बॉल्ज करता है, अपने डॉजेस को उसके अटैक्स के इंटरवल्स के साथ टाइम करता हुआ। वह उसकी एक टांग से एलवाई पकड़ लेता है और अपनी हथेली उसके फ्लैश पर दबाता है, जिससे उसे अपनी स्पेशल पावर यूज करने का मौका मिलता है। मैनीटर्स के अंदर इन्वेड करना और उसके वाइटल पार्ट द कोर को क्रश करना, जिससे वह इंस्टेंटली मर जाता है। अगले दिन वह और कुको टोमेटो हेवन की तरफ अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं। एक ऐसे शहर में पहुंचते हैं जो ग्रेट डिजास्टर के दौरान सेवरल 100 फीट पानी में कम्प्लीटली फ्लडेड हो गया था। वे एक राफ्ट का यूज करके अपनी डेस्टिनेशन की तरफ रो करते हैं, जो पानी के ठीक उस पार है। एक बार दूसरी साइड पहुंचने पर उन्हें क्रॉप्स का एक जायंट फील्ड दिखाई देता है, लेकिन यह स्टिल अनक्लियर है कि क्या यही वह हेवन है जिसकी वो तलाश कर रहे हैं। मरु एक्सप्लेन करता है कि उसका मिशन हेवन में उसे ढूंढना है जो बिल्कुल उसी जैसा दिखता है और उसे एक ड्रग इंजेक्ट करना है जो उसे दिया गया था, क्योंकि इससे एवरीबॉडी की मदद होगी। लेकिन उसे नहीं पता कि इसका क्या मतलब है।